नमस्कार, जेच एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। 1982 में एक फ़िल्म आई थी बॉलीवुड में, एक हिंदी फ़िल्म आई थी, जिस फ़िल्म का नाम था नमक हलाल। उस फ़िल्म में किशोर कुमार के द्वारा एक गाना गाया गया था, थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। दरअसल बिहार में 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू की गई थी, जिसे कहा गया था मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016। जब ये लागू हुई और अब ये 1 अप्रैल 2016 का लागू हुई थी, इसका मतलब है कि अब ये 8 वर्ष लगभग पूरा होने वाला है। 1 अप्रैल 2024 को 8 वर्ष ये पूरा हो रहा है और अब जा कर के आज हम लोग इसी को का एनालिसिस करेंगे, इसी टॉपिक का विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि दरअसल अगर आप नशे की बात करें तो कोई भी नशा जो होता है वो एक सामाजिक बुराई होती है, जो थोड़े समय के लिए भले ही इंसान को आनंद देता हो, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें तो ये धीरे धीरे क्या करता है, तो इंसान को खोखला करता चला जाता है। चाहे वो लिकर हो, अल्कोहल के रूप में कंज्यूम करता हो, या चाहे वो टोबैको के रूप में कंज्यूम करता हो, चाहे वो गुटखा के रूप में कंज्यूम करता हो, धीरे धीरे ये मादक पदार्थ क्या करता है, तो न सिर्फ इंसान को आर्थिक या धन की हानि पहुंचाता है, बल्कि इंसान को उसका सेहत भी खराब करता है। और इसके अलावा क्या होता है कि उसका जो सोशल लाइफ होता है, एक नशेड़ी व्यक्ति अगर होगा जो बहुत ज़्यादा नशा करेगा, तो उसका जो सोशल और उसका जो फैमिली लाइफ होगा उस पर भी उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने नशा वगैरह सब पे रोक लगा रखी है। भारत में भी कई सारे ऐसे राज्य हैं, जिनमें बिहार भी एक राज्य है जहाँ पे शराबबंदी लागू है। आज अगर हम लोग देखेंगे तो इसी पे बात करेंगे। बहुत पहले एक नारा दिया गया था, जब हम लोग बचपन में थे तो सुनते थे बहुत सारे लोगों के द्वारा कि जो हुआ नशे का शिकार उसका उजड़ा घर परिवार। इस तरह के नारे हम लोगों ने बचपन में सुने थे, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ से सुने थे, लेकिन ये सच्चाई है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू की थी। अब उस शराबबंदी के 8 साल पूरे हो चुके हैं और आज के जो डिस्कशन है उसमें हम लोग इन्हीं पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए आज के डिस्कशन में हम लोग जो पॉइंट्स को कवर करेंगे वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे निषेध कानून का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन। उसके बाद जाकर के जानेंगे कि भारतीय संविधान इसके संबंध में क्या कहता है, प्रोहिबिशन को लेकर के क्या कहता है। फिर हम लोग उसके बाद जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेट है इंडिया में जहाँ पे इस तरह के प्रोहिबिशन यानी शराबबंदी लागू है। फिर जाकर के हम लोग जानेंगे उन लोगों के तर्क जानेंगे, उनका पक्ष जानेंगे, ठीक है, जो लोग शराबबंदी के समर्थन में है। लेकिन कोई भी डिबेट तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें दूसरे पक्ष को नहीं सुन लिया जाए। तो शराबबंदी के जो विरोध में जो लोग हैं उसके खिलाफ है, उनके तर्क को भी जानेंगे। और फिर हम लोग जानेंगे जो शराबबंदी के बाद जो रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ें हुई है इसको लेकर के उसको जानेंगे। और सबसे लास्ट में एक कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। ऐसे टॉपिक्स आपके बिहार पीसीएस के मेंस में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होता है। और अगर आप इस टॉपिक पे एसे राइटिंग कर रहे हैं तो ये एसे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निषेध कानून का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन यानी निषेध कानून का अर्थ क्या होता है। तो निषेध कानून का अर्थ होता है कि किसी चीज़ के लिए सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून लाना जिससे उस ऑब्जेक्ट के प्रोडक्शन पे, उसकी मार्केटिंग पे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे या उसके कंजम्पशन पे किसी भी प्रकार का जब रोक लगाया जाता है तो उसे ही कहा जाता है प्रोहिबिशन लॉ यानी कि निषेध कानून। विशेष रूप से ये किसके लिए होता है, तो विशेष रूप से ये लिकर या अन्य नशीली पदार्थ की बात करें तो उनका प्रोडक्शन हो सकता है, उनकी मार्केटिंग हो सकती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उनकी अदर जो चीज़ें होती है, उनकी जो कंजम्पशन होता है, उन सब पे रोक लगाने की कोशिश की जाती है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2016 में बिहार सरकार के द्वारा ये निषेध शराबबंदी कानून कह लीजिए आप इसे, या निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 कह लीजिए, इसे लागू किया गया था। अब देखिए इस संदर्भ में हमें संवैधानिक पहलू को भी जानना चाहिए। क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 47 आपको पता होगा कि किसका पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है ये। तो अनुच्छेद 47 के तहत जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें ये कहा गया है कि राज्य क्या करना चाहिए, तो राज्य को पेय और मादक पदार्थ जो है जो स्वास्थ्य के लिए
लिए हानिकारक होता है, ऐसे पदार्थों के अगर आप देखेंगे तो इनके उपयोग पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, और खास करके इनका जो मेडिसिनल यूज है, औषधीय इस्तेमाल है, उसको छोड़ करके अन्य चीज़ों पे इस पे रोक लगानी चाहिए और इसके लिए नियम बनाना चाहिए। ये बात कौन कहता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 कहता है। और आपको पता होगा कि इसी के तहत स्टेट लिस्ट में होने की वजह से आप देखेंगे तो जो इस तरह के प्रोहिबिशन होते हैं, अल्कोहल को कंजम्पशन, उससे रिलेटेड, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई नियम बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो स्टेट की होती है, क्योंकि जो अल्कोहल है उसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये बातें आपके मेंस के आंसर में भी लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहां पे इस तरह के शराबबंदी को लागू किया गया। तो सबसे पहले जब महाराष्ट्र नहीं बना था तो उस समय एक बड़ा सा क्षेत्र इंडिया में हुआ करता था, महाराष्ट्र गुजरात मिला करके, उस पूरे एरिया को मिला करके बॉम्बे कहा जाता था। और बॉम्बे में बॉम्बे प्रोहिबिशन, द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 आज़ादी के जस्ट बाद लागू हुआ था। और 1951 में इस मुद्दे को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग हुई थी तो कुछ धाराओं को छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट ने इसको एज इट इज लागू करने के लिए आदेश दे दिया था। कहने का मतलब है कि कुछ धाराओं को हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे एज इट इज लागू करने को लेकर के अपनी अप्रूवल दे दी थी। उसके बाद जाकर के देखते हैं गुजरात। तो गुजरात भी इंडिया में एक स्टेट है जहां पे इस तरह के प्रोहिबिशन है, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949। गुजरात में भी 1949 में ये लाया गया था और उसके बाद 1960 में इसको क्या कर दिया, तो 1949 में लाया गया था और उसके बाद जाकर के 1960 में ये पूरी तरह से इसको अपनाया गया था और इसको बहुत ज़्यादा कठोरता से 1960 में लागू कर दिया गया था। उसके बाद फिर से 2017 में गुजरात का जो प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और साथ साथ शराब के निर्माण, खरीद, बिक्री और उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और अपराध साबित हो जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा देने का प्रावधान है। ये गुजरात में 2017 में गुजरात के जो पुराने प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें संशोधन के साथ इसको लागू किया गया। फिर अगर हम लोग देखें इंडिया के कुछ और स्टेट, तो जैसे मिजोरम की बात करें, नागालैंड की बात करें और यूनियन टेरिटोरी लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत नियम में परिवर्तन के साथ ये प्रोहिबिशन लागू है। और जिस स्टेट की आज हम लोग बात कर रहे हैं यानी कि बिहार की, तो बिहार में आपको पता है कि 2016 में 1 अप्रैल 2016 से ये लागू हो चुकी है और अब इस शराबबंदी के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जब शराबबंदी लागू हुआ था तो उससे जुड़े हुए आपकी बहुत सारी यादें होंगी। आपको याद होगा कि किस किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे थे एकदम से जब लोगों को शराब नहीं मिल रहा था, पियाक समुदाय को या शराबी कह लीजिए, जो कह लीजिए आप, ठीक है। तो जब शराब नहीं मिल रहा था तो किस तरह के लोग रिएक्ट कर रहे थे। अब देखिए ये सारी चीजें हो गई। अब क्या है कि शराबबंदी राज्य सरकार का ये डिसीजन था और राज्य सरकार कौन है, तो जो जनता के द्वारा चुन करके आई थी। लेकिन इसके साथ एक डिबेट भी शुरू हो गया कि शराबबंदी सही है या गलत है। देखिए दोनों पक्ष होते हैं, हर मुद्दा के दोनों पक्ष होते हैं। आप आईएएस के मेंस लिखिए, बीपीएससी के मेंस लिखिए या ऐसे राइटिंग लिखिए, कोई भी अगर आप डिबेट करते हैं, कोई भी अगर बातें आप करते हैं तो वो बातें लॉजिकल तब होती है और एक पूरी तरह से कंप्लीट डिस्कशन तब पूरा होता है जब दोनों पक्ष उसमें शामिल होते हैं। तो शराबबंदी के जो पक्ष में है, सबसे पहले हम लोग उन लोगों के तर्क की बात करेंगे कि आखिर उनके क्या क्या तर्क है कि शराबबंदी सच में सरकार के सही डिसीजन है। तो इसको लेकर के अगर देखें तो सबसे पहले कहा जाता है कि इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड, कहने का मतलब है कि जो आजीविका है उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे एक मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे एक आदमी बहुत मेहनत करके बिहार जैसे गरीब राज्य में दिहाड़ी मजदूर है, वो दिहाड़ी मजदूर 300 रुपीज़ कमाता है दिन भर में। 300 कमाने का मतलब है कि वो व्यक्ति, इतनी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, परिवार की ज़रूरतें बड़ी मुश्किल से 300 से शायद ही पूरी हो पाएगी। परिवार में बीवी है, बच्चे हैं। अगर उसे किसी कारण से उस 300 रुपये कमाने वाले रोज़ दिहाड़ी करके उस व्यक्ति को अगर शराब की लत लग जाए तो ये तो और स्थिति खराब हो जाएगी, राइट। ऐसी स्थिति में अगर वो 100-150 रुपये रास्ते में अगर पी के ही आ जाए, वो 150 रुपया लेकर के पहुँचेगा तो उसमें बीवी, बच्चे, परिवार कैसे पालेंगे। तो सबसे बड़ी जो ये है कि ये आजीविका पे प्रभाव पड़ा। बिहार सरकार का ये तर्क था, सरकार का भी ये तर्क था कि बिहार जैसे जो गरीब राज्य है जहाँ पे लोगों की आय सीमित है और इनकम, लिमिटेड इनकम में भी अगर कोई परिवार में कमाने वाला पुरुष अगर शराब पीने लग जाए तो उस परिवार के बच्चों की स्थिति, उस परिवार में महिला की स्थिति, उनकी ज़रूरतें कहाँ से पूरी हो पाएगी। ये बिहार सरकार का सबसे बड़ा तर्क था। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी करके आता है, अब मान के चलिए घर में कमा के नहीं देगा और घर में कमा करके नहीं देगा और उम्मीद करेगा कि बीवी अच्छा खाना बना के रखी होगी, कैसे पॉसिबल है। आप अगर मजदूरी करके
आते हैं और रास्ते में शराब पी के आते हैं, थोड़ा बहुत पैसा घर में देते हैं, तो स्वाभाविक घर में जरूरी नहीं सब दिन मछली मटन ही बने, रूखा सूखा खाना भी बनेगा। और जब रूखा सूखा खाना बनेगा तो नशे की हालत में बीवी को की पिटाई करेंगे, बच्चों की पिटाई करेंगे, हिंसा होगा। तो कहा जाता है कि घरेलू हिंसा बहुत हद तक रोक लगी। और सरकार ने यह दावा भी किया था कि महिलाओं का इसलिए नीतीश सरकार को समर्थन मिला क्योंकि उन्होंने शराबबंदी करके घरेलू हिंसा पे रोक लगाई थी। तो ये एक तर्क बनता है। दूसरा तर्क बनता है, तीसरा है इंक्रीज ऑफ क्राइम। क्या होता है कि शराब की वजह से जो क्राइम है वो बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कई बार देखा यह गया है कि अपराधी जो है वो सामान्य परिस्थिति में उस व्यक्ति के अंदर होता है कि नहीं ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। कई बार लोग बड़े से बड़े क्राइम जो होते हैं वो हल्का नशा करके कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर की जो मॉरलिटी होती है, उनके अंदर की जो नैतिकता होती है उसका पतन हो जाता है। कई बार बड़े बड़े जो क्राइम हो जाते हैं, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का शोषण हो या किसी भी प्रकार का हिंसा हो, इस तरह की चीज़ें आमतौर पर तब बढ़ जाती है जब व्यक्ति नशे की हालत में होता है और नशा की वजह से क्राइम बढ़ता है। इसीलिए शराबबंदी पे रोक लगानी चाहिए। कई बड़े बड़े क्राइम, चाहे कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो नशा का शिकार हो जाते हैं और जब उनको नशा नहीं मिलता है, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो कई बार वो छोटे छोटे चोरी, पॉकेट मारी, छीना झपटी, लूटपाट जैसे वारदात को भी अंजाम देता है ताकि वो अपने नशे की जरूरत को पूरी कर सके। और इस चीज को आपने सड़कों पे भी देखा होगा, जहां पे नशे करने वाले लोग आसपास रहते हैं वहां पे आप देखेंगे तो इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती है। अब जो चौथा तर्क है वो चौथा तर्क ये है कि स्टेट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी राज्य का जो स्वास्थ्य पे व्यय होता है वो बढ़ जाता है अगर बड़े पैमाने पर देश में या राज्य में लोग शराब पिए या नशा करें। नशा बड़े पैमाने पर अगर करेंगे तो एक गरीब व्यक्ति होगा तो स्वाभाविक रूप से वो सस्ता वाला नशा करेगा और सस्ता वाला जो नशा होगा वो उसके लीवर को या उसके हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। और चूंकि वो गरीब व्यक्ति है स्वाभाविक रूप से वो क्या करेगा, सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाएगा और वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे स्वास्थ्य पे राज्य सरकार का खर्च होता है। तो इस तरह से स्टेट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है वो बढ़ जाता है। अगर राज्य में बड़ी संख्या में नशेड़ी वगैरह सब हो, उनकी आबादी प्रतिशत के रूप में ज़्यादा हो, तो क्या होता है, हेल्थ का एक्सपेंडिचर स्टेट का बढ़ जाता है। तो ये सब के सब तर्क दिए गए थे शराबबंदी के पक्ष में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई भी डिबेट तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि आप दूसरे पक्ष को नहीं सुन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पक्ष कौन सा है, तो यहाँ पे दूसरा पक्ष कौन है, जो शराबबंदी के खिलाफ है। ऐसे लोग जो शराबबंदी के खिलाफ है उनके भी अपने तर्क है। तो उनके तर्क क्या है, तो सबसे पहला तर्क ये है कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का ये उल्लंघन है। राइट टू प्राइवेसी का मतलब हुआ निजता का अधिकार। आप क्या पिएंगे, आप जूस पिएंगे या दूध पिएंगे या बॉर्नवीटा मिला करके पिएंगे या चीनी मिला करके दूध पिएंगे, ठीक है, या नारियल पानी पिएंगे या शराब पिएंगे या ताड़ी पिएंगे, ये आपका व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए। सरकार डिसाइड नहीं करे कि मैं क्या पीऊंगा। ये चीजें कहना था शराबबंदी के खिलाफ जो लोग हैं उनका कहना था कि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है कि कोई भी व्यक्ति क्या पिए क्या खाए ये सरकार डिसाइड नहीं कर सकता, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये दावा किया गया था। ये मौलिक अधिकार का सरकार का जो ये निर्णय है स्टेट गवर्नमेंट का, ये फंडामेंटल राइट का वायलेंस है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन आया था इसको लेकर के, और 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तो उन्होंने भी राइट टू जो प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट का इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में एक्सप्लेन किया था एक अलग केस के दौरान 2017 में। अब दूसरा तर्क जो है वो शराबबंदी के खिलाफ जो लोग हैं उनका दूसरा तर्क है वो है लॉस ऑफ रेवेन्यू। बिहार जैसे स्टेट में अगर बात करेंगे जहां पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, जहां पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर डेवलप नहीं है, तो वहां पे सोर्सेस ऑफ जो रेवेन्यू है वो एकदम से कम होने लगती है। यानी सरकार की जो आय होती है वो क्या होने लगता है, तो कम होने लगता है। ठीक है, सरकार की आय कैसे कम होने लगेगी, तो मान के चलिए कि शराब जैसे बिकती है तो उससे बड़े मात्रा में क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी मिलती है, और वो एक्साइज ड्यूटी एक बड़ा साधन होता है स्टेट के इनकम का, जिससे स्टेट अपने खर्च जो होती है उसको पूरा कर पाती है, खर्च कर पाती है, क्योंकि उसे शराब से इनकम हो जाती है उस पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी से। तो ऐसी स्थिति में स्टेट के और उन जो पैसे होते हैं उससे वो वेलफेयर काम करती है, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में काम करती है। तो बिहार जैसे गरीब राज्यों की आय कम हो गई, ये एक तर्क दिया जाता है। उसके अलावा क्या हुआ कि इससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनकी भी इनकम कम हो गई। जैसे कहने का मतलब है कि शराब बनाने के लिए या तो महुआ का इस्तेमाल होगा या जौ का इस्तेमाल होगा या फिर अंगूर वगैरह सब, संतरा वगैरह सब का इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता होगा। तो ये सारे के सारे क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, कृषि से जुड़े हुए उत्पाद है, जिसके
शराब बनाने वाली कंपनियां जब ये प्रोडक्ट खरीदती है किसानों से, तो किसानों की आय बढ़ती है, किसानों को एक अच्छा फिक्स इनकम मिलता है, और शराबबंदी की वजह से किसानों ने इस इनकम को खो दिया। उसके बाद जाकर के फिर क्या है कि जैसे चीनी मिल है, तो चीनी मिल से जुड़े हुए जो बहुत सारे ये होते हैं, उनके जो वेस्टेज होते हैं, चीनी मिल के जो वेस्टेज होते हैं, उससे गन्ना पेराई के बाद उससे क्या होता है तो उससे भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, राइट। और उन बाई प्रोडक्ट से भी शराब बन सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका भी नुकसान हुआ। इसके अलावा कहा जाता है कि सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे शराब के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये सब के सब क्या है, रोजगार है। उसके अलावा शराब के ठेके के आसपास बहुत सारे लोग चना बेच रहे होते हैं, भूजा बेच रहे होते हैं, पॉच बेच रहे होते हैं, उसके बाद जाकर के अंडा बेच रहे होते हैं, लेग पीस बेच रहे होते हैं, राइट। तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये लोगों के चखना होते हैं। और कई लोग अगर देखेंगे तो इनडायरेक्टली इससे भी रोजगार पाते थे, तो उन लोगों के भी रोजगार क्या हुआ, चले गए। तो कुल मिलाकर के इससे क्या हुआ कि कहने का मतलब है कि इतने सारे नुकसान हुए हैं शराबबंदी से। ये उन लोगों के तर्क है जो शराबबंदी के डिसीजन के खिलाफ है। अब देखते हैं कि रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है, हाल के विकासक्रम क्या क्या हुए हैं। तो जब 1 अप्रैल 2016 का लागू हुआ तो एकदम से लोगों का क्या हुआ, स्थिति खराब होने लग गई। और बिहार जैसे राज्यों की स्थिति ये खराब होने लग गई कि शादियों में नागिन डांस एकदम से क्या हो गया, बंद हो गया, विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया नागिन डांस। क्योंकि नागिन डांस असली निकलता कब है, जब लोग थोड़ा सा लिकर लेते हैं। खैर, तो हुआ ये कि जब शराबबंदी बिहार में लागू हुई तो उसके 1 साल के बाद, उसके जस्ट बाद, जैसे कि बिहार में क्या हुआ कि उसके कुछ दिनों के बाद जो है वो बिहार में सर्वे हुए थे। तो उस चीज़ को हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। सबसे पहले जो रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो वो हुई थी 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई थी। तो उस समय क्या था कि कहीं पे भी अगर शराब मिलते थे, जैसे कि किसी परिसर में, किसी अपार्टमेंट में, किसी एरिया में, रेजिडेंस एरिया में, अगर मान के चले किसी के फ्लैट में या घर में शराब मिल गया या किसी का जमीन खाली पड़ा हुआ है वहां पे मिल गया, तो क्या होता था कि उस पूरे परिसर को उस सील कर दिया जाता था। ठीक है, पुलिस के द्वारा उस पूरे परिसर को सील कर दिया जाता था प्रशासन के द्वारा। अब 2021 में एक संशोधन किया गया, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 लाई गई। और इसके तहत क्या किया गया, इससे बहुत सारी समस्या हो रही थी पूरा अपार्टमेंट, पूरा परिसर सील होने से। अब क्या किया गया कि जहां पे शराब मिलेगी पूरे अपार्टमेंट को तब सील किया जा सकता है जब बड़े लेवल पे वहां पे प्रोडक्शन और मार्केटिंग के साक्ष्य मिलते हैं। अगर कहीं पे 1-2 बोतल शराब या 1 पेटी मिल गया तो उस कमरे को ही सील किया जाएगा, ना कि उस पूरे परिसर को सील किया जाएगा। तो ये नियमावली 2016 में संशोधन करके 2021 में इसको लागू किया गया था। उसके बाद जाकर के फिर क्या हुआ देखिए, तो 2022 में बिहार सरकार ने एक ऑपरेशन प्रहार चलाया था। और इस ऑपरेशन प्रहार का जो मकसद था, राज्य में क्राइम को रोकने के साथ साथ शराबबंदी को सफल बनाने के लिए 2022 में बिहार सरकार के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था। उसके बाद जाकर के देखेंगे तो यूज ऑफ ड्रोन, बिहार सरकार ने 2021 में एक फैसला लिया कि हम शराबबंदी को क्या करेंगे, तो हम शराबबंदी को और सफल बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जगह जगह नज़र रखी जा सके कि कहाँ पे शराब बिक रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है। ऊपर से नज़र रखने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का निर्णय लिया गया था। उसके बाद जाकर के ये मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला एक लंबे समय तक बहस का मुद्दा है, अभी भी ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। इसी के तहत जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ कि राज्य सरकार को फटकार लगाई, बिहार सरकार को, कि आपने अभी तक स्पेशल कोर्ट या फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन क्यों नहीं किया है। क्योंकि बिहार में जब शराबबंदी लागू हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से इस कानून के तहत, जैसे कि कोई जा रहा है नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए, पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। किसी के यहाँ 1 बोतल डाल दिया, कहीं पे लोग एकांत में 2-4 लोग मिल करके गम बांट रहे थे या खुशी बांट रहे थे, पुलिस उठा के लेकर के उसको जेल में डाल दी। अब स्थिति यह है कि बिहार के जेलों में 3.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो ऐसे लोग बंद है जिन्होंने एक छोटा सा क्राइम किया है, 1 घूंट ले लिया या 1 बोतल कहीं से खरीद लिया। अब ये सब जो है ये बेलेबल है, केसेस है। ये केसेस ऐसा नहीं है कि जिसमें बेल नहीं मिल सकते, इसमें पहली ही हियरिंग पे बेल मिल जाएगी। लेकिन हियरिंग के लिए क्या होगा, तो हियरिंग के लिए उसको कोर्ट में लाना पड़ेगा। और बिहार में अभी अगर आप देखेंगे तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, इतने कोर्ट या इतने जजेस नहीं है कि इन 3.5 लाख लोगों का नंबर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे लोग भी कई साल से बिहार के जेलों में बंद
बंद थे या बंद है, जिन लोगों को पहली ही हियरिंग के बाद हो सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत दे दी जाए, लेकिन कई सालों से इसलिए बंद है क्योंकि उनकी जो उपस्थिति है, उनकी जो तारीख है हियरिंग जो होगी, उसके लिए बिहार सरकार के पास जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पर्याप्त मात्रा में कोर्ट नहीं है। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी बिहार सरकार को कि जब तक अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर लेते हैं हियरिंग के लिए, तब तक क्यों नहीं इन लोगों को वैसे ही जमानत दे दिया जाए, राज्य सरकार के द्वारा दिलवा दिया जाए, तो एकदम से सामूहिक रूप से बाद में उस पर सुनवाई होगी। अगर आप बना लेंगे फास्ट ट्रैक, बेवजह के ऐसे लोग 3-3 साल से, 4-4 साल से, 5-5 साल से जेल में बंद है, जो अगले दिन जिसको जमानत मिल जाना चाहिए था, लेकिन न्यायालय की संख्या या जजों की संख्या नहीं होने की वजह से उनको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और वो परिवार के ऐसे लोग हैं जो एक परिवार में अगर कोई गरीब व्यक्ति है और 5 में से वो व्यक्ति कमाता है, वही व्यक्ति कमाता था और वही अगर दिहाड़ी करके अगर पीता भी था तो कम से कम 200 रुपया घर में देता था। बिहार सरकार ने अगर उठा करके उसको जेल में बंद कर दिया उस मजदूर को, तो अब वो 3-4 साल से उसके परिवार का जो कमाऊ सदस्य अगर जेल में है तो वो परिवार तो और भुखमरी की स्थिति में आ गई। तो इस तरह की चीजें हुई थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी कि क्यों ना जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तब तक इनको जमानत दे दी जाए। उसके बाद जाकर के फिर क्या हुआ देखिए, तो इस तरह की बातें की गई। उसके बाद जाकर के अप्रैल 2023 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा था कि क्या आपने कोई ऐसी स्टडी की है जिससे ये पता चले कि शराबबंदी के बाद बिहार में कितना लीटर शराब की खपत कम हो गई है, इसका कोई आपके पास डाटा है? इस तरह की कितना लीटर शराब की खपत कम हुई है बिहार में आपके इस शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद? इस तरह के सवाल अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार से पूछे गए थे। फिर उसके बाद जाकर के विपक्ष के बयान, अभी जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको पता होगा, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो कि हम पार्टी के हैं, आप लोगों को पता होगा, तो हम पार्टी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उनके पार्टी का पूरा नाम है, तो उन्होंने क्या किया था जब वो विपक्ष में थे, अभी जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी के जो कानून है उसको वापस ले लेंगे। हालांकि कुछ ही दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो सरकार एनडीए की बन गई है, मतलब मुख्यमंत्री तो चाचा जी ही बने हैं, लेकिन जो पीछे वाले हैं सपोर्ट सिस्टम वो चेंज हो गया और उसमें हम पार्टी बीजेपी सब आ चुकी है। लेकिन जैसे ही ये सरकार नहीं बनी उसके बाद सब लोग लोकसभा के चुनाव में व्यस्त हो गए, जिसकी वजह से फिलहाल अभी शराबबंदी कानून हटेगा या नहीं हटेगा उसको लेकर के चर्चा नहीं है। उसके बाद जाकर के अगर हम लोग देखें तो शराबबंदी को लेकर के बिहार में कई सारे सर्वेक्षण कराए गए थे। शराबबंदी जब लागू हुआ उसके बाद पहला जो सर्वेक्षण हुआ था 2016 में जब ये हुआ था, तो उसके बाद जाकर के जैसे ही 2016 में शराबबंदी बिहार में लागू हुई तो उसके 1 साल के बाद ADRI यानी एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के और उसके साथ जगजीवन राम रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों के द्वारा मिलकर के जब शराबबंदी के 1 साल पूरे हुए थे तो शराबबंदी के जो परिणाम क्या हुए उसको लेकर के सोशल सर्वे किया गया था, डोर टू डोर जाकर के। दूसरा जो एक और सर्वे है आप जिसको जानना चाहिए आपको, वो फरवरी 2023 में हुई थी। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और उसके बाद जाकर के जीविका का जो पंचायती राज का जो उसका चेयर है, डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा मिल करके क्या किया गया था, तो ये सर्वेक्षण करवाया गया था। और इस सर्वेक्षण की बात करें तो ये 7 साल के बाद हुआ था, ये शराबबंदी लागू होने के 7वें वर्ष में ये सर्वे हुआ था। और इस सर्वे में कहा गया कि इस सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि 1 करोड़ शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में टोटल 1 करोड़ 82 लाख लोगों ने पूरी तरह से शराब को छोड़ दिया था, ऐसा दावा किया गया था इस सर्वे रिपोर्ट में। सर्वे में यह भी कहा गया कि 99% जो फीमेल है और 92% जो मेल है वो इस शराबबंदी के सरकार के निर्णय के पक्ष में है, इस तरह के दावे किए गए थे। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और जीविका के जो पंचायती राज जो चेयर है उनके द्वारा कराए गए सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया गया था। उसके बाद जाकर के पिछले दिनों जब बिहार में आपको याद होगा जातिगत सर्वेक्षण हुए थे, तो जातिगत सर्वेक्षण के बाद बिहार सरकार ने तो चर्चा शुरू हो गई थी मीडिया में कि फिर से शराबबंदी को लेकर के सर्वे होगा और अगर लोग बोलेंगे कि नहीं सरकार का डिसीजन गलत है ये या शराबबंदी के निर्णय को वापस ले लेना चाहिए तो हम वापस ले लेंगे, इस तरह की बातें उड़नी शुरू हो गई थी। सरकार के लेवल पे ही कहा जाता है जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि चीज़ें बदली, राज्य में सरकार बदल गई और अब फिलहाल अब लोकसभा चुनाव में सब लोग लगे हुए हैं, तो इसीलिए क्या है कि अब इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही। उसके बाद जाकर के पटना हाईकोर्ट की बात करें तो पटना हाईकोर्ट में हाल ही
ही में एक मामला हुआ था, फरवरी 2024 में एक केस पहुंचा था। केस ये था कि इलाहाबाद से एक गाड़ी आ रही थी और उन गाड़ियों में कई सारे कार्टन थे। किसके? तो उन गाड़ियों में बहुत सारे जो कार्टन थे वो थे हाजमोला के, बड़े बड़े, ठीक है। और वो हाजमोला के कार्टन इलाहाबाद से मुजफ्फरपुर आ रही थी और बिहार पुलिस को ये डाउट हुआ, कहीं से सूचना मिली उनके सूत्रों से कि इसमें शराब की बोतलें हो सकती है। तो पुलिस ने, जो मुजफ्फरपुर पुलिस है, उन्होंने रोका उसे और उसके बाद जाकर के जब कार्टन की तलाशी ली गई तो फिर जाकर के उसमें वाकई में शराब की बोतलें ही भरी हुई थी हाजमोला की जगह। फिर ये मामला चला, बिहार पुलिस ने पूरी की पूरी गाड़ी, कार्टन सबको जब्त कर लिया और ये मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट। तो पटना हाईकोर्ट के जजेस ने इस मामले की सुनवाई के दौरान उनसे बस यही पूछा है, राज्य पुलिस से पूछा गया था कि आपने किस कानून के तहत सभी कार्टन को और सभी चीजों को जब्त किया है, जबकि कानूनी प्रावधान तो ऐसा उसमें किया नहीं गया था शराबबंदी वाले में, राइट। तो इस तरह के सवाल पूछे गए। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि कई ऐसे मुद्दे कोर्ट के सामने भी पहुंचे हैं। अब कुल मिलाकर के हम लोग एक कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं और हमारा जो निष्कर्ष ये है कि कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो शराबबंदी के दोनों पक्ष है। शराबबंदी के साथ शराब की बिक्री के या प्रयोग के साथ मॉरलिटी का इशू जुड़ा हुआ है, यानी नैतिकता जुड़ा हुआ है, स्वतंत्रता जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं। उसके बाद जाकर के इसीलिए राज्य सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो व्यवहारिक हो। कभी भी कोई भी कानून, सख्त से सख्त भी कानून हो, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल ना हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। एक मजदूर शराब पीते हुए पकड़ा गया और उसे अगर राज्य सरकार ने जेल में बंद कर दिया इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति शराबी है तो उससे उसके परिवार को नुकसान है, लेकिन अगर वो व्यक्ति 4 साल से बिना सुनवाई का बंद है तो उस परिवार की स्थिति क्या होगी? आप एकदम सोच करके देखिए इस चीज को प्रैक्टिकली। तो इसीलिए राज्य सरकार को व्यवहारिक कानून बनाना चाहिए, हम लोगों का निष्कर्ष ये होगा। उसके बाद जाकर के राज्य सरकार व्यवहारिक कानून के तहत शराब पीने की उम्र निर्धारित कर सकती है। घरेलू हिंसा, शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे के लिए जो अपराध होंगे उसके लिए और सख्त कानून बनाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही जो शराबबंदी है, ये शराब को से होने वाली अगर आय होती है राज्य सरकार को तो उसको शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में, नशा मुक्ति जैसे कार्यों में खर्च करना चाहिए। अगर अभी आप देखेंगे, रिसेंटली अगर देखेंगे तो बिहार में ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से शराब बंद हो चुकी है। बिहार में अभी भी आप जगह जगह देखेंगे तो जो समाचार पत्र वगैरह सब होते हैं उसमें कई सारे थाना के पुलिस को आप फोटो के साथ देखेंगे, शराब पकड़े जाने के हर जगह हमेशा आपको, आज भी, कल भी, परसों भी देखिए तो कहीं ना कहीं शराब पकड़े जाने के आपको न्यूज़ मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि राज्य में अभी भी शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं हुई है और ये भी उस स्थिति में जब राज्य के मुख्यमंत्री के ही पास विजिलेंस डिपार्टमेंट भी है और पुलिस डिपार्टमेंट भी है। पुलिस विभाग जिसका काम क्या है, शराबबंदी को सफल बनाना, और विजिलेंस डिपार्टमेंट जिनका काम है खुफिया विभाग, सूचना इकट्ठा करना, और दोनों ही मुख्यमंत्री जी के हाथ में है और मुख्यमंत्री जी के ही की इच्छा थी कि बिहार में शराबबंदी हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर बिहार में अभी भी शराब मिल रहा है तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से शराबबंदी सफल नहीं हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। अब भी बिहार में एक बड़ा समुदाय है जिसको आप पियाक समुदाय कह सकते हैं, जो अभी भी पीने पिलाने में यकीन करते हैं और उनके लिए बिहार का जो ये नक्शा देख रहे हैं ये उनके लिए बड़ा फेवरेबल हो जाता है। नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो नेपाल है बिहार का, साउथ में देखेंगे तो झारखंड है, उसके बाद आप ईस्ट में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल है और बिहार के वेस्ट में देखेंगे तो यूपी है। तो ये सारे के सारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आपको नजर आते हैं, चाहे वो नेपाल के साथ हो, झारखंड के साथ हो, वेस्ट बंगाल के साथ हो या यूपी के साथ हो, इनके बिना सहयोग के और इनके बिना सख्ती के बिहार में शराबें मिलती रहेगी, बिकती रहेगी। तो ये तब सफल हो सकता है जब इस लेवल पे, इन जगहों से भी, इन स्थानों से भी, यहाँ से भी कोऑपरेशन मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जनता का समर्थन या जनता का कोऑपरेशन, जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक शराब जो है वो बंद नहीं हो सकती है बिहार में। इसीलिए अगर बिहार में शराबबंदी को सफल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो बिहार में सफल बनाना है तो जनता का सहयोग जरूरी होगा। और अंत में किसी शायर ने सच ही कहा है कि मैं कदे ज़माने में जो आम करते हैं, मैं कदे ज़माने में जो आम करते हैं, मैं कदी का मतलब होता है शराब पीना, तो मैं कदी ज़माने में जो आम करते हैं एक शायर की नज़र में हराम करते हैं। ठीक है, और शराब पीने का हक है फ़कत हम शरीफों को, अदब से पीते हैं बेहतर कलाम करते हैं। खैर, पीना सबके लिए बुरा है, चाहे वो शायर हो, एक सामान्य जनता हो, एक मजदूर हो। बाकी इस विषय पे आपके क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आप लोग वीडियो को ज़रूर
लाइक करेंगे। और ये इस तरह के जो टॉपिक्स मैं ले करके आप लोगों के लिए आ रहा हूँ, ये टॉपिक आपके मेंस के आंसर राइटिंग के साथ साथ ऐसे राइटिंग के लिए भी उपयोगी होगा। इसे इंटरेस्टिंग बनाया गया है, ताकि इंटरेस्टेड बनाया गया है ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देख सके। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय भारत। कितना हुआ है? एक मिनट।